Hello students, welcome back to my channel The Commerce Tribe। इस वीडियो में हम जीएसटी को शुरू करने जा रहे हैं और इसका मेरा फर्स्ट यूनिट होगा। इस वीडियो से हम फर्स्ट यूनिट को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशंस। तो हमारा उसके लिए सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस जो कि लिवाई किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसका जो भी टैक्स बर्डन होता है वो पास किया जा सकता है दूसरे मतलब पास किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है। अ, लेकिन ऐसा डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। ओके। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं इंटरमीडियरीज़ के द्वारा, मतलब कि जो सेलर्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से और फिर गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले जो जीएसटी से पहले क्या था। तो जब जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मतलब कि 1 जुलाई 2017 से पहले, उस टाइम पे जो टैक्स सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, फ्रेगमेंटेड था और उसको गवर्न किया जाता था बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है। तो उस उससे रिलेटेड कुछ आगे हम देखते हैं टैक्सेस हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस में सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस लग रहे थे वो उसमें था एक एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे मतलब लगता था, सिर्फ गुड्स पे लगता था। कस्टम ड्यूटीज़ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे लगते थे और जो सर्विस टैक्सेस थे वो सर्विसेज पे लगते थे। ओके। स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस का एग्जांपल देखा जाए तो वैट हो गया, जो कि जो भी गुड्स सेल हो रहा है विद इन स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रहे थे गुड्स से रिलेटेड, उस पर वैट लगता था। एंट्री टैक्स लगता था जो कि एंट्री ऑफ गुड्स पे, जो भी गुड्स इंटर कर रहे थे एक स्टेट में तो उस पे लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे, मतलब कि टिकट्स वगैरह पे, और लग्जरी टैक्सेस अगर किसी भी तरीके के लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज को हम ले रहे हों तो उन पे। ठीक है। कॉन्करेंट पावर्स मतलब कि कुछ ऐसे भी जहाँ पे डिसीजंस वो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल के लेती थी, लेकिन जो भी प्रायोरिटीज़ दी जाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती थी। ठीक है। अगर इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। लेट्स सी कि व्हाट वर द चैलेंजेस। डायरेक्ट टैक्सेस में किस तरीके के चैलेंजेस थे। तो कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता था, मतलब कि टैक्स पर टैक्स लगता था। जो पहले इतने सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, इन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे लग रहे होते थे, जिसकी वजह से टैक्स पर टैक्स हम पे कर रहे थे। मतलब एक ही गुड्स पे कई बार टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था और उसमें कोई आईटीसी को क्लेम करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है। मल्टीपल टैक्सेस अथॉरिटी, जो बिजनेसेस थे उनको कंप्लाई करना पड़ता था मल्टीपल टैक्स रिजीम्स को, मतलब कुछ सेंट्रल से रिलेटेड थे, कुछ स्टेट से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था एक बिजनेसमैन के लिए भी, और मतलब किसी भी जिसको भी जीएसटी को पे करना पड़ रहा है, किसी भी सेलर को पे करना पड़ रहा है, उनके लिए भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट था जिस इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता था। ओके। इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि टैक्सेस थे सेल्स, सेंट्रल टैक्सेस, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि इंटर स्टेट सेल्स पर और एंट्री टैक्सेस पर अप्लाई होते थे। तो उनमें भी काफ़ी सारे बैरियर्स क्रिएट होते गए, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिल रही थी। जो पहले का जीएसटी प्री जीएसटी एरा था उसमें लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे। एक कोई ऐसा यूनिफॉर्म टैक्स रेट नहीं था, टैक्स सिस्टम नहीं था जो कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लग पा रहा हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ देखने को, इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही थी टैक्स सिस्टम में। टैक्स इवेजन, अब इतना मतलब जो टैक्स को
चेक करना, मतलब गवर्नमेंट के साइड से भी कंप्लायंसेस को चेक कर पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी थे जो कि अपने टैक्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे थे, इवेट कर दे रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी देखने को मिल रहा था सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में। हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी से रिलेटेड। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी से रिलेटेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में किए गए, जिसके तहत आर्टिकल 246 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आर्टिकल ये कह ग्रांट करता है कि ग्रांट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो जीएसटी को लेवाई कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। और 268 ए को अमेंड किया गया, जिसमें ये था कि जितने भी मतलब इंटर स्टेट ट्रेड हो रहे हैं उन पे अबॉलिश किया गया, जो भी स्टेट्स हैं उन फिर जो क्या कहते हैं, जो सेवन्थ शेड्यूल था उसमें कुछ कंट्रीज़ थे, जैसे कि 84 है, एंट्री 84 जो कि रिलेटेड था एक्साइज ड्यूटी से, और एंट्री 54 जो कि रिलेटेड था वैट से। इनको रिमूव किया गया और एम्पावर्ड किया गया गवर्नमेंट्स को कि वो जीएसटी लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब जब जीएसटी बाद में आया उस टाइम पे, अमेंडमेंट के टाइम पे। ओके, फिर आर्टिकल 279 ए ये प्रोवाइड किया पावर सेंट्रल और स्टेट को कि जीएसटी काउंसिल को फॉर्म किया जाए, ताकि जितने भी जीएसटी से रिलेटेड मैटर्स हैं वो उनको ओवरसी कर सके, वो इंश्योर कर सके कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में जीएसटी से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जा सके। ये काम था जीएसटी काउंसिल का। अब हम देखते हैं रैशनल फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी को क्यों लाया गया, जीएसटी के को लाने के पीछे क्या उनके लॉजिक्स थे। ठीक है, तो जीएसटी एक को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जो प्री एरा था जीएसटी से पहले वाला जो टाइम था उनमें काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो टैक्सेशन सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। कोई मतलब चेक वगैरह नहीं हो पा रहा था, लोग टैक्स को इवेट कर दे रहे थे, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जिसका डायरेक्ट इम्पेक्ट भी पड़ रहा था इकोनॉमी पे। तो इन उन सारी इनएफिशिएंसीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारा जीएसटी आया। जीएसटी एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम है। यूनिफाइड का मतलब है कि एक ही टैक्स सिस्टम पूरे कंट्री पे लग रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ईजिली गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि कौन टैक्स को पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो हमारा टैक्स सिस्टम, जो इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा इफ़िशेंटली रन करती है, तो इसी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम एक एक करके देख लेते हैं रीजंस अलग अलग से। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, हमने जो ऊपर देखा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस की वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि टैक्स पर टैक्स पे कर रहे थे हम। उस टाइम पे कोई आईटीसी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था डायरेक्ट टैक्सेस में, जिसकी वजह से जो टैक्स थे कई बार पे करना पड़ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, वो रॉ मटेरियल्स जो यहाँ पे हम इनपुट्स कह सकते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदा। जब उसने खरीदा तो उस पे उसने कुछ टैक्स को पे किया, फिर उसको जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया तो फिर उसने आगे बेचा। तो जब उसने बेचा तो उस पे भी उसने जीएसटी को कलेक्ट किया। तो एक ही गुड्स पे 2 बार जीएसटी कलेक्शन हो गया, तो इसी को कैस्केडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो जीएसटी के आने के बाद सिर्फ उतने पार्ट पे जीएसटी लग रहा था जो कि मान लो एक रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स कन्वर्ट होने में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ गुड्स में, सिर्फ उतने पार्ट पर ही टैक्स लगता जीएसटी आने के बाद। और जीएसटी में एक और बात है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया था, मतलब कि अगर कोई भी बिजनेसमैन है जो कि परचेज़ कर रहा है और उस पे टैक्स को पेमेंट कर रहा है, तो जब वो आगे बेच रहा है और उसको उस पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसको हम
मतलब उसके जो डिफरेंसेस होंगे, जो उसने कलेक्ट किया और जो उसने आगे पे किया, उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, उस बस उतने डिफरेंस को वो जीएसटी मतलब एक बिजनेसमैन आगे पे करेगा। ओके। तो इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि सारे डायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट करके और एक ही टैक्स पूरे कंट्री पे अप्लाई हो पाए। सीमलेस इंटर स्टेट ट्रेड, जीएसटी ने एलिमिनेट किया जितने भी इंटर स्टेट बैरियर्स थे, जैसे कि सीएसटी सेंट्रल सेस टैक्स और इंट्री टैक्सेस जो कि रिलेटेड थे एक्साइज ड्यूटी से और वैट वगैरह से, इन सारे चीज़ों को एलिमिनेट किया और मार्केट को एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया, और जितने भी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे थे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन वाले, उनके प्रोसेस को ईज आउट किया। ठीक है। इम्प्रूव कंप्लाइंसेस, अभी गवर्नमेंट जीएसटी के आने के बाद जीएसटीएन मतलब जी गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के थ्रू जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी पेमेंट्स होते हैं जीएसटी के, उन सारे चीज़ों को अच्छे से ट्रैक कर सकती है, जिसकी वजह से कोई टैक्स इवेजन नहीं कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई जीएसटी के आने के बाद। यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, टैक्स रेट, मतलब जो टैक्स रेट है, मतलब एक ही अगर पॉलिसी, एक ही जीएसटी सारे कंट्री में मतलब सारे ऑल ओवर दी स्टेट्स लग रही है, मतलब एक कंट्री में एक ही सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पे टैक्स रेट्स वगैरह जो होता है वो एक यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि इनएफिशिएंसी वगैरह हट गया, कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो गया, कोई टैक्स इवेजन नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से जो हमारा रिवेन्यू था वो बढ़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज़ देखने को मिला। कंज्यूमर बेनिफिट्स, जो भी कंज्यूमर के मतलब टैक्स उनके लो टैक्स को लोअर, जो कंज्यूमर के साइड टैक्स था उनको कम किया गया, क्योंकि अभी उनको टैक्स पे टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। जो प्राइसेस थे उन वो रिड्यूस हुए, क्योंकि जब ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है तो रिड्यूस इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी नहीं। अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हुई कंज्यूमर के लिए, और उनकी जो परचेजिंग पावर थी वो भी इंक्रीज़ हुई। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम की वजह से जो भी हमारे मतलब कंट्री का कॉम्पिटिटिवनेस था वो इंक्रीज़ हुआ। हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा। इम्पैक्ट ये था कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी पहले वो रिड्यूस हुई, जितने भी कंप्लायंस कॉस्ट थे उन वो लोअर हुए। ठीक है। टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज़ हुआ गवर्नमेंट का, और लॉजिस्टिक्स वगैरह जो भी इनफिशिएंसी वगैरह देखने को मिला वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई। हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का। तो इस स्ट्रक्चर, जीएसटी के स्ट्रक्चर में चार मतलब कंपोनेंट्स हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है। जो जीएसटी है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जीएसटी वहाँ से कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे गुड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर के पार्ट पे। एक ये मल्टी स्टेज टैक्स है जो कि लिवाई किया जाता है इस गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर। ठीक है। इसको ऑपरेट किया जाता है ड्यूअल स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही अथॉरिटी है कि वो जीएसटी को लेवाई कर सकता है और चार्ज कर सकता है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को चार कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। सीजीएसटी का मतलब है कि ये सेंट्रल टैक्स के द्वारा लगाया जाता है उन ट्रांजेक्शन पे जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि सेम स्टेट में ही हो रहे हैं। ठीक है। मतलब कि इफ़ अ मैन्युफैक्चरर इन महाराष्ट्र सेल गुड्स वर्थ 1 लाख टू अ रिटेलर इन महाराष्ट्र, मतलब जो सेलर है वो भी महाराष्ट्र का है और जो रिटेलर है वो भी महाराष्ट्र का है, तो ये एक सेंट्रल इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। ओके। स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है कि ये ऐसा टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और उन गुड्स पे जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं, मतलब सेम स्टेट में हो रही हैं। सिर्फ इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये स्टेट लगाती है और ऊपर वाला जो सेंट्रल टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं वो क्या कहते हैं, यूटीज़ पे लगते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ पे लगते हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हो गया, ल- लक्षद्वीप हो गया। ओके। और इस पे जो भी मतलब
क्या कहते हैं, जितने जो भी लिवाई किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाईज पे, ठीक है। अब देखते हैं कि आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी लिवाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन गुड्स पे जो कि दो स्टेट्स के बीच में हो रहे हैं या दो कंट्री के बीच में हो रहे हैं, उस पे आईजीएसटी लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या की फीचर्स हैं जीएसटी स्ट्रक्चर के, ठीक है। जीएसटी स्ट्रक्चर का मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जहाँ पे भी गुड्स को कंज्यूम किया जा रहा है वहाँ पे जीएसटी को लगाया जाएगा, ना कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फॉर इंटर स्टेट ट्रांस सप्लाईज द डेस्टिनेशन स्टेट रिसीव्स द टैक्स रेवेन्यू। इंटर स्टेट सप्लाईज वाले केस में, मतलब जब एक गुड्स दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में, उस केस में जहाँ पे भी गुड्स रिसीव किया जाएगा वहाँ पे टैक्स लगेगा। आईटीसी, इसमें बिजनेस क्लेम कर सकते हैं जो अपने जितने भी इनपुट्स को ख़रीदा है, उस जितने भी गुड्स पे उन्होंने पेमेंट करी है जीएसटी का, उसको क्लेम कर सकते हैं जीएसटी के अंदर, ठीक है। टैक्स लेस स्लैब्स, मतलब इस 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, डिफर करता है गुड्स टू गुड्स। एग्जेम्पशंस एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब कि उन पे किसी भी तरीके का जीएसटी नहीं पेमेंट होता है, और कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि जिसमें जीएसटी तो मतलब पेमेंट होता है, लेकिन उनका जो रेट है वो 0% कर दिया गया है, मतलब कि एक तरीके से उनको उन पे कोई टैक्स नहीं पेमेंट करना है, लेकिन वो आईटीसी वगैरह क्लेम कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल क्या होता है। जो जीएसटी काउंसिल है एक तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी अंडर 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जितने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर किया जा सके, किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज हो रहा है टैक्स की वजह से, तो उनको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। एक तरीके से ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उन पे कोई भी डिसीजन हो, ये जीएसटी काउंसिल करती है। कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो एक चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल में। चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। मेंबर्स की बात करें तो एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस होगा, और जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जनरली ये फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब कि किसी भी तरीके के डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस लेना, जैसे कि टैक्स रेट को रिकमेंड करना। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको रिकमेंड करना। क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए जीएसटी का, उनको रिकमेंड करना। किसी भी तरीके का जीएसटी लॉज रूल्स में चेंजेस करना हो, उनको सजेस्ट करते हैं। किन विच आर देन इम्प्लीमेंट, ठीक है, जो कि बाद में फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। किसी भी तरीके के सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। जितने भी जीएसटी कलेक्शन हो गया, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, तो उन सारे, और उसमें कोई भी मान लो शॉर्ट फॉल्स वगैरह देखने को मिल रहा है तो उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन जीएसटी काउंसिल ही करता है। एक तरीके से कोई भी डिसीजन हो जो कि जीएसटी से रिलेटेड हो तो वो जीएसटी काउंसिल ही करता है। यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो सके, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को बनाना। किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, तो वोटिंग के बेसिस पे होता है। 75% ऑफ वोट्स मैंडेटरी होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जीएसटी काउंसिल के अंडर। जो सेंट्रल स्टेट का जो वोट होता है 1/3 वोट शेयर होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट, जो जितने भी स्टेट्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका 2/3 वोट शेयर होता है, ठीक है। इसके जो भी मीटिंग्स हैं एक साल में 3 या 4 बार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। इनका सिग्निफिकेंस यही है कि जितने भी
टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको वो देखते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है तो उसको एड्रेस करते हैं। एक तरीके से ये बैलेंस्ड अप्रोच इंश्योर करते हैं टैक्सेशन के लिए। अब देखते हैं जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एक तरीके से नॉन प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया में। ओके, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2013 में। और एक तरीके से बैकबोन की तरह है जीएसटी सिस्टम का। ठीक है, आईटी बैकबोन। स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें ओनरशिप देखते हैं, स्टेक देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें स्टेक है 24.5%, स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है 24.5%, और जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है जैसे कि आई सी आई सी आई बैंक हो गया, LIC हो गया, HDFC हो गया, उनका जो स्टेक है 51% है। ठीक है। लीडरशिप गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। इनका फंक्शन ये है कि जीएसटी के पोर्टल को मैनेज किया जाए, कहाँ पे मतलब बिज़नेस रजिस्टर करेगी, किस तरीके से फ़ाइल करेगी, पेमेंट किस तरीके से करेगी, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फॉर्म्स होते हैं जीएसटी में, जो कि इस फॉर्म नंबर पे रजिस्टर करना है, इस पे फाइल करना है, उन सारी चीज़ों को इंश्योर करना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जितने लोग आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, क्या वो क्लेम वैलिड है या नहीं है, क्या वो झूठ में ही गलत इन्वॉइसेस तो नहीं दिखा रहे हैं, उनको उन डेटास को मैच करना। डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करना कि जितने भी टैक्स अथॉरिटीज़ डेटा हैं, जितने भी डेटा हैं उनको, उनके कंप्लायंसेस को मॉनिटर करना, चेक करना कि किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, उनको अरे जितने भी रेवेन्यू ट्रेंड्स वगैरह हैं, उनको एनालाइज करना। इसी तरीके से सब ये सारी चीज़ें सेम ही है। It integrates with systems like Central Board of Indirect Tax and Customs, State Tax Department, banks and seamless operation. In short कि जीएसटी नेटवर्क एक तरीके से नेटवर्क है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करता है एक तरीके से ऑनलाइन की तरह। ओके, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। जितने भी पेपर वर्क्स हैं उनको रिड्यूस करता है, ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करता है, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको यूज़र फ्रेंडली डिजिटल टूल्स प्रोवाइड करके, और इंश्योर करता है कि जीएसटी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा सके, उनको एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये चैलेंजेस हैं, आप एक बार खुद पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म। जो स्टेट कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में। इसको इसलिए लाया गया था कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जा रहा था ना, तो काफ़ी सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनको हटाया जा रहा था। तो उसमें जो स्टेट्स थे वो एक तरीके से रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं, हमारा एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हम क्यों इन सारे टैक्सेस को हटाएं। तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो प्रॉमिस की थी कि अगले 5 सालों के लिए अगर किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है जीएसटी की वजह टैक्स सिस्टम की वजह से, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कॉम्पनसेट करेगी स्टेट्स को अगले 5 साल के लिए, मतलब 2017 से 2022 तक। ठीक है। इसका रैशनल यही था कि जितने भी स्टेट्स थे वो कंसर्न हो रहे थे अपने लिए कि उनका जो रेवेन्यू होगा वो गिर जाएगा, उनको लॉस फेस करना पड़ सकता है वैट वगैरह के हटाने की वजह से। तो यही रैशनल था। How the mechanism worked. Revenue projection. The base year of the revenue calculation was 2015-16. States revenue from taxes subsumed under जीएसटी। जो क्या कहते हैं, हाँ, जब टैक्स जीएसटी जब आया तो काफ़ी सारे टैक्सेस हट गए। तो उनकी हटने की वजह से जो लॉस हो रहा था उनको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए एक बेस ईयर डिसाइड किया गया था, और वो बेस ईयर था 2015-16। ठीक है। शॉर्टफॉल कॉम्पनसेशन। अगर इफ़ अ स्टेट एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू फिल शॉर्ट फॉर द प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कॉम्पनसेट करेगी, ये हमने देख लिया। कॉम्पनसेशन सेस, अरे कॉम्पनसेशन सेस को भी
रिकमेंड किया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो भी लग्जरी और सीन गुड्स थे, सीन गुड्स का मतलब है कि जैसे ड्रिंक्स वगैरह हो गया, तो टोबैको हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डिस्पोर्समेंट वगैरह देना, ये सारी चीज़ें वही है। इम्प्लीमेंटेशन और आउटकम क्या था, तो ये वही हो गया। आउटकम ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज्ड ओवर 6 लाख करोड़ टू स्टेट्स टू कवर 6 लाख करोड़ का कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दी। ये सब चीज़ें वही है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। ये कोविड-19 से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है उसी से। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना और एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है उसको ऑब्टेन करना। ओके, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल बिजनेस और इंडिविजुअल रजिस्टर अंडर जीएसटी regime to become a taxable entity. It's a mandatory for the businesses meeting certain criteria to register, file returns and comply with GST laws. कुछ इसमें थ्रेशोल्ड होता है, अगर बिजनेस उसको पार कर रहे हैं उन थ्रेशोल्ड को, तो मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। बिजनेस और बिजनेसेस को एक आइडेंटिटी मिल जाती है जीएसटी में रजिस्टर करने के बाद। हु नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दी हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके केस में 20 लाख रुपीज़ है। ऐसे ही 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स वाले केस में 40 लाख रुपीज़ है और सर्विसेज वाले केस में 20 लाख रुपीज़ है। लेकिन जब बात होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, तो वो वहाँ उस केस में 10 लाख रुपीज़ हो जाता है सर्विस के केस में। ओके, अब देखते हैं जो बिजनेसेस इंगेज्ड हैं इंटर स्टेट सप्लाई एंड गुड्स एंड सर्विसेज में, उनके लिए भी मतलब टर्नओवर को सेट किया गया। जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हो गए और सप्लायर्स हो गए, उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर किया करें। और आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, जितने भी कंज्यूमर हैं जिनको पेमेंट करना पड़ता है टैक्स को रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर, तो उनको भी रजिस्टर करना मैंडेटरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली जो टैक्स पेमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि जो सेलर होता है वो कंज्यूमर से टैक्स को कलेक्ट करता है, फिर गवर्नमेंट को पे करता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म, एक ये नॉर्मल केस हो गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे जो सेलर होता है वो कंज्यूमर से गुड्स को जीएसटी को नहीं कलेक्ट करता है। अब कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। ओके, उसके कुछ केसेस हैं, हम आगे आगे के यूनिट्स में कवर करेंगे अच्छे से, तो आप उसके बारे में मत देखना। बस मैं यहाँ पे इतना बता रही हूँ कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म में क्या डिफरेंस होता है। तो जितने भी कंज्यूमर हैं जिनको टैक्स को पे करना है आगे गवर्नमेंट को, तो उनका लाइबल मैंडेटरी हो जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो गया और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। इसमें भी हम समझते हैं कि ये दोनों लोग क्या हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मान लो कि एक ऐसा बिजनेसमैन है या फिर एक पर्सन है जो कि दूसरे स्टेट्स में जा रहा है। मान लो कि दिल्ली का रहने वाला है, वो मुंबई जा रहा है, क्योंकि मुंबई में कोई फेयर वगैरह लगा है, वहाँ पे अपने गुड्स को बेचने जा रहा है ताकि उसके जो टर्नओवर हो, जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो पाएँ, वो ज़्यादा कमा पाए। तो जब वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसको एक तरीके से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, क्योंकि वो एक टेम्परेरी टाइम के लिए जा रहा है, कुछ दिनों के लिए जा रहा है, 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए जा रहा है अपने बस गुड्स को बेचने के लिए। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है वो भी सेम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसा ही होता है, लेकिन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ये अपने एक कंट्री के बीच में हो रहा है, मतलब इंडिया का ही इंसान इंडिया के दूसरे स्टेट में जाके ये काम कर रहा है। लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब है कि मान लो कोई फॉरेनर आके हमारे इंडिया में ये काम कर रहा है, मतलब कि सेल कर रहा है अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि उसके जो सेल्स हों वो इंक्रीज़ हो सके।
तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इन दोनों के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि मान लो कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसने थ्रेशोल्ड को मीट नहीं किया, जो हमारा ये 40 लाख रुपीज़ वाला है कुछ के केस में, और 20 लाख रुपीज़ है सब सर्विसेज वाले केस में, तो वो मीट नहीं करते हैं कुछ बिजनेस, लेकिन फिर भी उनको लगता है अरे नहीं मुझे तो रजिस्ट्रेशन को लेना है, तो वो ले सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन ये अवेलेबल होता है जीएसटी के अंडर, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो आईटीसी को अवेल कर सकें। ओके, अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा प्रोसेस यही है कि हम जीएसटी पोर्टल जो भी गवर्नमेंट का है, यहाँ पे मेंशन आप देख सकते हो, उस पोर्टल पे अप्लाई करें, और जीएसटी आरईजी 1 फॉर्म नंबर होता है, उस पे जाके जितने भी डिटेल्स होते हैं, जैसे पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, बिजनेस एड्रेस हो गया, इन सारी चीज़ों को फिल आउट करें। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो वेरिफिकेशन वाला हो गया। ये पार्ट ए हो गया, ठीक है। आगे जो एप्लीकेशन फाइलिंग वाला है, पार्ट ए को सबमिट करने के बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हैं हम पार्ट बी को कंप्लीट करने में, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह का को अपलोड करना होता है, जैसे पैन कार्ड हो गया, प्रूफ अपलोड करना होता है बिजनेस एड्रेस का, तो उन सारी चीज़ों को अपलोड करते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। अप्रूवल और जीएसटीआईएन इशुएंस, मतलब उसके बाद जो होता है कि जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड होता है। जो गुड्स एंड सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो एक 15 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ये मिलता है। अगर मान लो किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसीज मिलता है, तो उस केस में ऑफिसर होता है वो इसको कैंसिल कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं फाउंड किया गया जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो इसमें कुछ तरीके के अलग अलग टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है। पहला जो है रेगुलर रजिस्ट्रेशन। रेगुलर रजिस्ट्रेशन, मान लो कि कोई ऐसा बिजनेस है जिसने जो भी हमने थ्रेशोल्ड देखा था 40-20 लाख रुपीज़ वाला, उसको पार कर दिया और फिर उसने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 1.5 करोड़ है, स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी में 75 लाख रुपीज़ है, 75 लाख रुपीज़ से कम है, उनके लिए होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, प्लीज़ उसको पीछे वीडियोस को पीछे करके आप एक बार प्लीज़ अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए एक अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, तो ये सारे 3-4 टाइप्स के ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गए जीएसटी के अंडर। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट यही होता है कि एक रिकॉग्निशन मिल जाती है सप्लायर की तरफ, मतलब आप अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो कंज्यूमर और सप्लायर्स का क्रेडिबिलिटी है वो इन्हांस होता है, मतलब एक दूसरे पे जो भरोसा है वो इंक्रीज होता है। ओके, ये मैंडेटरी होता है, ये तो हमने देख लिया था। चैलेंजेस क्या हैं? कुछ स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको लगता है कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरीके का मान लो चेंजेस हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन रूल्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन को क्रिएट करते हैं। मान लो नॉन कंप्लायंसेस, किसी भी तरीके का नॉन कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स में, रजिस्ट्रेशन फाइल करने के प्रोसेस में होता है, तो उनको पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ती है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं रजिस्ट्रेशन के केस में। अब देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पशंस फॉर फ्रॉम जीएसटी। एग्जाम्पशंस का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। एग्जाम्पशंस का मतलब होता है कि मान लो कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जिन या ट्रांजेक्शन है जिसपे कि कोई भी जीएसटी नहीं लगता है, उनको कहते हैं जीएसटी एग्जाम्पशंस। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे जो अफोर्डेबिलिटी हो एसेंशियल गुड्स की और सर्विसेज की, वो बनी रहे, सपोर्ट करा जा सके सर्टेन सेक्टर्स को, जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, उनको, और जो सोशल वेलफेयर है उनको प्रमोट किया जा सके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जाम्पशन। टाइप्स ऑफ एग्जाम्पशन में सबसे पहला है हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज क्या होते हैं?
ये वही होता है कि मान लो कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसपे कि किसी भी तरीके का जीएसटी लेवाई नहीं होता, और किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। ये आप मेक श्योर करना, ये जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं इसमें कोई जीएसटी लेवाई नहीं किया जाता, और कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रिलीजियस सर्विसेज, रेसिडेंशियल रेंट। अब ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे जो गुड्स सर्विसेज हैं एक तरीके से एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये हमारे एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के अंडर आते हैं। ठीक है। नील रेटेड सप्लाईज का मतलब होता है कि मान लो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन पे 0% ऑफ जीएसटी रेट है। 0% ऑफ जीएसटी रेट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्यों नहीं हम एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में ही इसको हम इंक्लूड कर दिए? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वैसे तो जीएसटी में जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो रेट है वो 0% है। 0% होने की वजह से कोई जीएसटी पेमेंट नहीं हो रही। नॉर्मल केस में आईटीसी हम क्लेम करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम आईटीसी को क्लेम कर रहे हैं। जो भी जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी सेम यहाँ पे भी वही होंगी, पर जो जीएसटी रेट होगा वो 0% होगा। ये किस केस में होता है? एक्सपोर्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज वाले केस में होता है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। अब देखते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है कि वो ऐसे सप्लाईज हैं जो कि जीएसटी की स्कोप के अंडर ही नहीं है, मतलब आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर टैक्स कलेक्ट किया ही नहीं जाता है। टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, इस तरीके के टैक्स इन पे कलेक्ट किए जाते हैं, बस ये जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। ओके। अब देखते हैं कि एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर कम है, 40 लाख से कम है, 30 लाख से कम है, तो उनको क्यों ही वो देंगे, मतलब पेमेंट क्यों ही करेंगे ना टैक्स का, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड ही है। तो हम देखते हैं एग्जेम्पशन क्या क्या है। मान लो एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जैसे कि कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, किसी भी तरीके का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, उन पे ये एग्जेम्प्टेड है। एजुकेशन, हेल्थ केयर वाले केस में भी एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि मान लो पासपोर्ट इशुएंस हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, ये भी एग्जेम्प्टेड है। चैरिटेबल एक्टिविटीज़, किसी भी तरीके का मान लो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्विस दी जा रही है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बिजनेसेस सप्लाइंग, जो भी बिजनेस होते हैं वो सप्लाई कर रहे हो एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो नहीं चार्ज करते हैं, जीएसटी को चार्ज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है। उन किसी भी कोई भी बिजनेस है जो जीएसटी चार्ज कर सकता है, तो उसको प्रूफ देना पड़ता है, एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ती है। ओके। जितने भी बिजनेस हैं जो कि डील कर रहे हैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में, तो उनको जो अपॉर्शनमेंट दिया जाता है आईटीसी क्लेम करने के लिए, और उनको जो टैक्सेबल वाले पार्ट हैं उन्हीं पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ओके। इम्पैक्ट क्या पड़ता है एग्जेम्पशन का? तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है जितने भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। इसकी वजह से कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचता है और सपोर्ट किया जाता है सोशल वेलफेयर को। चैलेंजेस यही है कि बिजनेसेस आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। टैक्स इनफिशिएंसी देखने को मिलता है सप्लाई चेन में। और यहाँ पे हमारा यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है गाइस, तो आप इसको देखो। और मैं जब जो हमारा सेकेंड यूनिट होगा वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।